तो गाइस ध्यान देते, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। तो सोलिबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल की सोलिबिलिटी, उनके कार्बोनेट की, हाइड्रोक्साइड की, सल्फेट की, नाइट्रेट की एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की हमने सोलिबिलिटी वाटर में देखी थी। उसके सीक्वेंस लिख के दिए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर का अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। जैसे आपको मालूम है, पहले ग्रुप के अंदर लिथियम एनोमलस एलिमेंट था, क्योंकि वो अपने ग्रुप से विपरीत बिहेवियर दिखा रहा था, डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहा था। वैसे ग्रुप 2 के अंदर आपका बेरिलियम है, और ये विपरीत यानी कि एनोमलस बिहेवियर दिखाने के कारण क्या होते हैं आपको पहले से मालूम है। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज, और बहुत छोटा साइज होने की वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से वो एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं। अब इसके अंदर ध्यान से देख लेना, बता रहे कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम के अंदर बता रहे एनसीईआरटी पेज नंबर 302, मेरे पास पुरानी वाली एनसीईआरटी जिसके अंदर 302 पेज नंबर है। आपकी एनसीईआरटी में देख लेना कौन सा पेज नंबर है, और रीडिंग है हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। भाई उसके अंदर बता रहे कि बेरिलियम जो है आपके ग्रुप 2 का मेटल है, और क्योंकि बेरिलियम आपके ग्रुप 2 का मेटल है और इसके अंदर ये बेरिलियम उसी में पहले नंबर पे आता है, और आपको मालूम है पहले नंबर में मतलब सेकंड पीरियड में आने वाले एलिमेंट मोस्टली एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं। और ये क्यों दिखाते हैं एनोमलस बिहेवियर, अभी आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीजों की वजह से। पहला कारण तो मैं आपको बता चुका हूं, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, जिस वजह से एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। पहला पॉइंट देख लो एनोमलस बिहेवियर का कौन सा है। बता रहे कि बेरिलियम का एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज बहुत छोटा होने की वजह से, उसके ग्रुप में बहुत छोटा होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और इसीलिए बता रहे कि बिकॉज ऑफ द हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल साइज, इट्स कंपाउंड विच आर लार्जली कोवेलेंट गेट इजीली हाइड्रोलाइज। इसके जो कंपाउंड है बहुत ज्यादा कोवेलेंट होने की वजह से आसानी से उनका हाइड्रोलिसिस होता है। वही बात किया जाए अदर कंपाउंड्स की, तो अदर कंपाउंड आयोनिक है, कोवेलेंट नहीं है, और क्योंकि वो आयोनिक है इसलिए पानी के अंदर डिसोसिएट होकर आयंस बना देंगे, इसलिए उनका हाइड्रोलिसिस हो पाएगा नहीं। तो पहला पॉइंट अपने को क्या मिला एनोमलस बिहेवियर के अंदर, हम ये कहेंगे कि लिथियम का साइज बहुत छोटा होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। दूसरा, बहुत छोटा साइज होने के साथ साथ उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा है, एंड क्योंकि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसके कंपाउंड मोस्टली कोवेलेंट रहेंगे, और उसके कंपाउंड मोस्टली कोवेलेंट रहने की वजह से उन कंपाउंड को हम आसानी से हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट है बेरिलियम के अलावा, मैग्नीशियम से लेकर तो आपके बेरियम तक जितने भी एलिमेंट हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। वो आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिसोसिएट होकर आयन बना देते हैं, इसलिए उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, बल्कि बेरिलियम के कंपाउंड कोवेलेंट होने की वजह से उनका हाइड्रोलिसिस आसानी से होता है। इस बात को याद रखना, पहले पॉइंट के अंदर इसको कहा गया। दूसरे पॉइंट के अंदर बोलते हैं कि बेरिलियम डजंट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 एज in its valence shell there are only 4 orbital. The remaining members of the group can have coordination number of 6 by making the use of d orbital. भाई अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या होता है, एक बात बता देता हूँ, ध्यान देके सुनना। वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर को बहुत अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोर्ड में सेकंड पार्ट में यानी कि पार्ट 2 के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का वीवीआईपी चैप्टर अपने को दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है ये हमें समझ में आता है। मैंने आपको ये थोड़ा सा पहले आइडिया दिया था रिडॉक्स रिएक्शन जब आपको पढ़ाया था, तो उस टाइम पे बोला था मैंने, भाई ये जो इस टाइप के कंपाउंड होते हैं ना, K4FeCN6, जिनके अंदर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आती है, मोस्टली वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों होते हैं, क्योंकि वो आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। जैसे कि Fe की बात बता देता हूँ, देखो Fe जो है, अगर मैंने अभी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा दिया होता था तो मुझे आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर अभी आपका हुआ नहीं है, तो मुझे आपको ये सब बातें बतानी पड़ेगी। कौन सी बातें, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। Fe की जानकारी हम ले रहे भाई। Fe जो है वो ध्यान से देखना, CN कितने CN है इसके साथ, Fe के साथ 6 CN। तो भाई ये जो 6 CN है ये Fe के साथ क्या कर देते हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। किस तरीके से वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं ये अभी आप बढ़िया से देख लो, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए करना क्या पड़ता है मुझे आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिनको बनाना है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर क्या किया, इन 6 CN ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन Fe को दे दिए, और Fe को दे के उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब देखना Fe को क्या करना पड़ा, इस CN से, इस CN से, इस CN से, इस सारे CN से 2-2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़े। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए होगी, और जगह मतलब ऑर्बिटल होता है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करे बताना मुझे। Fe ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए,
12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए। वैसे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो इसने 12 इलेक्ट्रॉन Fe ने एक्सेप्ट किए। तो 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसका मतलब क्या है? तो भाई 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए उसको 6 ऑर्बिटल लगे होंगे, और जितने ऑर्बिटल लगते हैं और साथ में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अभी आपको किसी ने अगर पूछा कि भाई K4FeCN6 के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो आपने क्या कह देना है? K4FeCN6 के अंदर Fe के साथ 6 CN जो है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए Fe ने 12 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और इन 12 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रखने के लिए अपने को 6 ऑर्बिटल लगे, और वो 6 ऑर्बिटल Fe के इस्तेमाल हुए, इसलिए Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से 6 होता है। अब पॉइंट चल रहा था हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, इनका कहना है कि बेरिलियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होता है, बाकी सबका 6 होता है। अब मैं ग्रुप नंबर 2 लिख लेता हूँ। जो सेकंड ग्रुप है हमारा, वो है भाई बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए वाला, ठीक है। अब इसके अंदर बताना, बाकी सबका बोलते 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। वजह तो तुमको मालूम होगी, वजह एकदम साफ है, मैं आपको बता देता हूँ। बेरिलियम का देखना भाई ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ, वो 4 है, कन्फिग्रेशन होगा आपका 1s2 2s2, बस हो गया भाई। सेकंड सेल तक के कन्फिग्रेशन चला गया हमारा। सेकंड सेल में आपको मालूम होगा, सेकंड सेल में 2p भी होता है ना, फिलहाल 2p में 0 इलेक्ट्रॉन है, या 2s और या भाई आपके 2p। अब मुझे बढ़िया से सोच समझ के एक बात जल्दी से बता देना कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 0 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। अब ये इसके अंदर तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी कितने ऑर्बिटल खाली है इसके पास? 3 ऑर्बिटल खाली। अब ध्यान देके देखना क्या हो सकता है। ये बेरिलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और साथ में इन 3 ऑर्बिटल के अंदर 3 लोन पेयर एक्सेप्ट करके और 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो बेरिलियम के पास कॉन्फ़िगरेशन सेकंड सेल तक के जाता है, और सेकंड सेल में उसके पास एक फील्ड ऑर्बिटल जो कि एक बॉन्ड बना सकता है, और 3 एम्प्टी ऑर्बिटल जो कि 3 बॉन्ड बना सकते हैं, 3 लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। टोटल ऐसे ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। वही बात की जाए किसी और की, तो मैग्नीशियम की ले लो, कैल्शियम की ले लो, स्ट्रोंटियम की ले लो, बेरियम की ले लो, या रेडियम की ले लो, किसी और की ले लो। एक आधे का कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है भाई, कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2। थर्ड सेल तक के कॉन्फ़िगरेशन गया कि नहीं गया मामा? तो थर्ड सेल तक इसका कॉन्फ़िगरेशन गया, तो भाई थर्ड सेल का 3p है 3d है, तो इस तरीके से ये थर्ड सेल के d ऑर्बिटल का भी उपयोग करके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। बट भाई 6 से ज़्यादा नहीं बनाएगा, क्योंकि 6 से ज़्यादा होने के बाद थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ज्योमेट्री स्टेबिलिटी वाली सीने जो है वो अपने को उस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो फिलहाल उधर ही उसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन उसको नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ इतना याद दिला रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। तो जब कोई एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देके बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उतने कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। पॉइंट हमारा ये था एनोमलस बिहेवियर में, बेरिलियम के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन सेकंड सेल तक के जाता है, और सेकंड सेल में d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए बेरिलियम सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। वही बात करी जाए बाकी एलिमेंट्स के उस ग्रुप के, तो बाकी एलिमेंट जो है उस ग्रुप के, उनके पास d ऑर्बिटल होने की वजह से वो 6 बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इस बात को याद रखना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते भाई, जल्दी से बता दो अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट तीसरे नंबर के पॉइंट के अंदर अपने को बोले जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेरिलियम का, बाकी जो एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड है उनके कंपैरिजन में एम्फोटेरिक है। जैसे कि अगर देखा जाए ये मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, इनका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का रहेगा, क्योंकि एस ब्लॉक वाले जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो उस हिसाब से बेरिलियम भी आपका बेसिक नेचर का होना चाहिए। लेकिन बेरिलियम आपको मालूम है, हमने पहले ही देखा हुआ है, बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है BeO, और बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है BeOH/2, वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं दोनों के दोनों, मतलब वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट हो सकते हैं। तो 3 एनोमलस बिहेवियर के पॉइंट अपने कौन से मिले जल्दी जल्दी बता देना भाई। पहले वाले पॉइंट के अंदर हमने क्या डिस्कस करा था, जल्दी से बताना भाई। पहले वाले पॉइंट के अंदर हमने कहा था बेरिलियम का एटॉमिक आयनिक साइज बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, इसलिए बेरिलियम हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता नहीं। इसलिए बेरिलियम के जो कंपाउंड है आयनिक न होने की वजह से वो कोवैलेंट है, कोवैलेंट होने की वजह से उनका आसानी से हाइड्रोलिसिस होता है। वही बाकी एलिमेंट के जो कंपाउंड है वो आयनिक होने की वजह से उनका हाइड्रोलिसिस होता नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला था, बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, बाकी एलिमेंट जो है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर d ऑर्बिटल होने की वजह से 6 होता है। तीसरे पॉइंट के अंदर हमने क्या बोला, बेरिलियम का जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, बाकी एलिमेंट के जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं भाई वो बेसिक नेचर के होते हैं। ये हमने तीसरे नंबर का पॉइंट डिस्कस कर लिया। तो ये 3 एनोमलस बिहेवियर अपने को बेरिलियम के बारे में बताए गए यहाँ पे।
ध्यान देके बढ़िया से इसको देख लो। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये जो भाई बेरिलियम और एल्यूमिनियम की डायगोनल रिलेशनशिप है, किस वजह से होती है, वजह हमने पहले साफ कर दी थी। जैसे अपने को मालूम था ग्रुप 1 के अंदर ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसमें ग्रुप 1 का लिथियम और ग्रुप 2 का मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशनशिप पजेस्ट करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप पजेस्ट करते हैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम क्यों डायगोनल रिलेशनशिप पजेस्ट करते हैं, मैंने आपको पहले कहा था। इसका कारण बहुत ही आसान था, लिथियम का एटॉमिक कि आयोनिक, भाई आयोनिक साइज, लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों के आयोनिक साइज सेम है, साथ ही में उनका रेडियस रेशो यानी कि चार्ज टू साइज रेशो यानी कि पोलराइजिंग पावर की वैल्यू भी सेम है, और ऑलमोस्ट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होती है, इसलिए एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप पजेस्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से आपका जो बेरिलियम है ग्रुप 2 का, और इधर का जो एल्यूमिनियम है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप पजेस्ट करते हैं। क्यों पजेस्ट करते होंगे, वजह वही है जो लिथियम एंड मैग्नीशियम की थी, वही वजह बेरिलियम और आपके एल्यूमिनियम के लिए है। दोनों का आयोनिक साइज सेम है, दोनों का पोलराइजिंग पावर यानी कि चार्ज टू रेडियस रेशो की वैल्यू भी सेम है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप पजेस्ट करते हैं। अब आपको अच्छे से मालूम है, ऐसे एलिमेंट्स जो एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप पजेस्ट करते हैं, वो एलिमेंट मोस्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। जैसे ग्रुप 1 का लिथियम एंड ग्रुप 2 का मैग्नीशियम कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रही थी, हमने देख लिया था। वैसे अभी देखो बेरिलियम और एल्यूमिनियम कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से, उनको अभी हम देखने जा रहे हैं। तो भाई डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम के अंदर सबसे पहला उन्होंने बताया कि बेरिलियम का जो आयन है उसका आयनिक साइज है 31, और ऑलमोस्ट उतना ही आयनिक साइज एल्यूमिनियम के आयन का होता है Al3+ का, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप पजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि एल्यूमिनियम बेरिलियम दोनों के ऊपर एसिड का अटैक होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोनों अपने सरफेस के ऊपर ऑक्साइड के फिल्म फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए एसिड का अटैक उनके ऊपर होता नहीं, एसिड के अटैक के लिए पैसिव होते हैं। फिर गाइस अगले पॉइंट के अंदर हमने बताया था बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो डिजोल्व होता है एक्सेस ऑफ अल्कली के अंदर, और ये बेरिलेट आयन देता है। वैसे एल्यूमिनियम का भी हाइड्रोक्साइड है, वो भी डिजोल्व होकर एल्यूमिनेट आयन देता है। आपके बुक के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लो, BeOH/4 2- एंड एल्यूमिनियम का जो है AlOH/4 2- दिखा। फिर उसके बाद जो क्लोराइड है दोनों का, बेरिलियम का क्लोराइड रहे कि एल्यूमिनियम का क्लोराइड रहे, ये वेपर फेज में दोनों के दोनों ब्रिज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे हमने बेरिलियम का क्लोराइड था BeCl2 उसके लिए डिस्कस किया था, और उसका स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी के अंदर देखा था कि वो ब्रिज स्ट्रक्चर होता है वेपर फेज के अंदर। उसी तरीके से एल्यूमिनियम का भी क्लोराइड जो होता है AlCl3, बेरिलियम का BeCl2, वैसे एल्यूमिनियम का होता है AlCl3, वो भी वेपर फेज के अंदर आपका ब्रिज स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है गाइस, इस बात को याद रखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दोनों के दोनों लेविस एसिड है। लेविस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसका कारण मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों के ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये BeCl2 देख लो, 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, और ये AlCl3 देख लो, 3 दिए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से उनको हम लेविस एसिड कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। और इसी का इस्तेमाल कौन सी रिएक्शन के अंदर होता है, जरा बताना मुझे। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर होता है, आपके एरो के ऊपर हम लिखते थे फ्रीडल-क्राफ्ट की असाइलेशन अल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर हम AlCl3 का मोस्टली इस्तेमाल करते थे एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। भाई तीसरे नंबर के पॉइंट के बाद चौथे नंबर का पॉइंट जल्दी से बता दो, वो क्या बता रहे, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो आयन है वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं क्या फॉर्म करने की, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयन हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, और कौन सा आयन है, वो है BeF4 2- एंड AlF6 3-। BeF4 2- और AlF6 3-। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट एग्जिस्ट। क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट एग्जिस्ट, कौन सा कंपाउंड है कि जो एग्जिस्ट करता नहीं है, और सारे के सारे ऑप्शन के अंदर दिए हुए कंपाउंड आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेंगे, और उस सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से कुछ कंपाउंड के अंदर BeF4 2- रहेगा, कुछ के अंदर AlF6 3- रहेगा, और इनके अलावा अगर कोई दिखे तो वो वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करता नहीं, सीधे कह देना। क्यों कह देना, क्योंकि अपने को इन दोनों के बारे में तो श्योरिटी है कि BeF6 2- आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, और AlF6 3- भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। इनके अलावा अगर कोई और दिया हो तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म नहीं करता, ऐसे कह देना। भाई 4 एनोमलस बिहेवियर अभी अभी हमने देख लिए,
चार डायगोनल रिलेशनशिप की पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दी एल्यूमिनियम और बेरिलियम के लिए। कौन सी एक बार जल्दी से बता दो, फिर अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट बताया था कि एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों के ऊपर एसिड का अटैक होता नहीं, क्योंकि दोनों के सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की फिल्म फॉर्म होती है। दूसरा पॉइंट बताया था कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम को अगर हम एक्सेस ऑफ अल्कली के अंदर डिसॉल्व कर देंगे तो वो बेरिलियम बेरिलेट आयन बनाता है और एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट आयन बनाता है। बेरिलेट आयन होता है BeOH/4 2- और एल्यूमिनियम आयन होता है AlOH/4-। भाई उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था वो ये था कि जो क्लोराइड है बेरिलियम का BeCl2, एल्यूमिनियम का क्लोराइड है AlCl3, ये दोनों के दोनों वेपर फेज के अंदर ब्रिज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और दोनों के दोनों, आपको एक और बात बता दूं जो बताना भूल गया था, दोनों के दोनों कोवैलेंट होने की वजह से BeCl2 और AlCl3 दोनों के दोनों कोवैलेंट होने की वजह से वाटर में ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मोस्टली सोल्यूबल होते हैं। और इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, हम इनको इलेक्ट्रोफाइल या लेविस एसिड कहते हैं। और इनका इस्तेमाल हम कौन सी रिएक्शन के अंदर करते हैं, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर एज इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर इनको इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर के पॉइंट के अंदर हमने कहा था कि बेरिलियम का जो कंपाउंड है BeF4 2- और AlF6 2-3-, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग टेंडेंसी रखते हैं क्या फॉर्म करने की, तो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करने की। भाई इस पॉइंट को तुम जितना वीआईपी कर सकती हो उतना कर लो, चौथे नंबर वाले पॉइंट को। वजह मैं तुमको बताता हूँ मोस्टली क्या होता है, ठीक है भाई, वजह बहुत ही साफ है। अब जब हमारा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट फॉर्म करते हैं, सिर्फ डी ब्लॉक के। अब ये बेरिलियम भी डी ब्लॉक का नहीं है और उधर एल्यूमिनियम भी डी ब्लॉक का नहीं है। अब दोनों एल्यूमिनियम और बेरिलियम डी ब्लॉक के ना होने के बावजूद भी इनकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, मोस्टली बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ही आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये डी ब्लॉक के ना होने की वजह से इनकी टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने की होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी सिर्फ डी ब्लॉक का मेटल ही रखता है, लेकिन बावजूद उसके बेरिलियम और एल्यूमिनियम वो टेंडेंसी रख रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टू बी रिमेंबर एंड इट इज एक्सेप्शनल केस, आपको याद रखना पड़ेगा। भाई अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बहुत ही आसान पॉइंट दिया, एकदम किड्स कलेक्शन वाले पॉइंट अभी शुरू हो रहे हैं, जिनके अंदर आपको खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन सभी पॉइंट्स के अंदर सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, तो सिर्फ याद रखना पड़ेगा, जिसके अंदर पहला पॉइंट है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। अभी कैल्शियम ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, उसके अलग अलग कंपाउंड हम देख रहे हैं। जैसे हमने ग्रुप 1 के अंदर सोडियम के अलग अलग कंपाउंड देखे थे, वैसे हम ग्रुप 2 के अंदर कैल्शियम के अलग अलग कंपाउंड देख रहे हैं, जिनके अंदर कई अलग अलग कंपाउंड को भी हमने डिस्कस करना है। उनकी प्रिपरेशन को देखना है, बहुत ही आसान है, वो कुछ खास डिफिकल्ट उसके अंदर है ही नहीं गाइस। तो ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप पढ़ भी लेते तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बताना, तो मैं बता देता हूँ, ध्यान देके देख लो इसके अंदर कौन से कंपाउंड के डिस्कस हम करने वाले हैं। पहला जो कंपाउंड है कैल्शियम का, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम सल्फेट, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड पांचवा है सीमेंट। भाई सीमेंट के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, क्योंकि सीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम ढेर सारे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, याद रखने वाला टॉपिक है, बारीक बारीक चीजें जिसको आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहला जो कंपाउंड है कैल्शियम का, जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है कैल्शियम का पहला कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला है CaO। हम इसको बनाते कैसे, बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही आसान। कैल्शियम कार्बोनेट आपको अच्छे से मालूम होगा, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इस लाइमस्टोन को आपने हीट कर देना है। कितने टेम्परेचर पे हीट कर देना है, देखो आपको दिया होगा, वो है करीब करीब 1070 से लेकर तो 1270, मतलब 1070 केल्विन टू 1270 केल्विन तक के इसको हीट कर देना है। और उसी हीट की वजह से आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन डिकम्पोज हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड अपने को मिल जाएगा, और CaO मिलके अपना CO2 लिबरेट होगा। CaO को भी हम क्विक लाइम कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, बुक के अंदर रिएक्शन दी है, फिर भी मैं लिखे जा रहा हूँ। हमने इसको हीट करा हुआ है, कितने टेम्परेचर पे हीट किया, 1070 टू 1270 केल्विन तक हीट कर देना। अगला रिएक्शन भाई देख लो, उसके बाद बता रहे कि कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में मार लो अंडरलाइन। ये व्हाइट एमोर्फस सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है आपका, व्हाइट एमोर्फस सॉलिड होता है। ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जैसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा। जब ये मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है तब उसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये आपका मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर से अगर एब्जॉर्ब करेगा तो हाइड्रोक्साइड बना देता है।
एंड फिर अगर आपका ये एटमॉस्फेयर का CO2 एब्जॉर्ब कर देता है तो ये क्या बना देता है, CaCO3 बना देता है। आपके बुक के अंदर रिएक्शन एज इट इज दी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर भाई अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, उसके अंदर बोल रहे कि एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक द लम्स ऑफ लाइम। अब लम्स ऑफ लाइम का मतलब होता है वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, इसके लाइम के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी अगर डाल देंगे तो ब्रेक हो जाएगा और वो आपका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सीधा सीधा। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। मार लो अंडरलाइन। अगर स्लेकिंग ऑफ लाइम किसी ने पूछा तो बोल देना अरे भाई वो लम्स ऑफ लाइम होते हैं ना, मतलब लाइम के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, अनइवन शेप के पीसेस होते हैं, उनका शेप कोई फिक्स नहीं होता है, उसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम डाल देंगे तो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होके जो वो ब्रेक हो जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। उसके बाद बता रहे क्विक लाइम को स्लेक किया जाए सोडा के साथ तो ये अपने को देता है सॉलिड सोडा लाइम। क्विक लाइम को अगर हम स्लेक करेंगे किसके साथ बताना जरा, सोडा के साथ, तो अपने को देता है सॉलिड सोडा लाइम। देखो भाई कुछ चीजें लिखवा के दे रहा भाई, बुक के अंदर अपने को बिल्कुल भी नहीं दिए हुए। उन्हीं चीजों को बहुत अच्छे से अपने को याद कर लेना है। मैं बताते जा रहा हूँ, आप चीजें तो लिख लो। पहला है क्विक लाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि आपके सॉलिड स्टेट में होता है, लिख लो इसको, बताने की मुझे जरूरत नहीं। क्विक लाइम मतलब आपका CaO, और ये आपके कौन सी स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट के। चार चीजें जिसके अंदर मोस्टली कंफ्यूजन होता है, मैं उसको लिख देता हूँ। अगला वाला पॉइंट लिखो स्लेक लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी आपका सॉलिड स्टेट में होता है। स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2, वो भी आपका कौन सी स्टेट में होता है भाई, सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। ये दोनों चीजें तो मालूम थी। तीसरा वाला लिखो लाइम वाटर, जो कि आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के अंदर। लाइम वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH/2 का वाटर के अंदर, ठीक है। तीसरी वाली चीज हो गई। चौथी वाली चीज को लिख लेना भाई, सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, किसके साथ, NaOH को हम क्या कहते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको, कॉस्टिक सोडा। जो सोडा की बात कर रहे थे ना अभी ऊपर हम, जो लाइन पड़ी थी, वो सोडा मतलब हमारा NaOH है। एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड CaO, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम। चलो चार चीजें पढ़ो, पहले याद करो फिर ही आगे बढ़ो। वाह कविता होगी, चार चीजें पढ़ो फिर याद करो और फिर ही आगे बढ़ो। जल्दी से बढ़िया से बोलो क्या क्या है। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है। स्लेक लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, इसके अंदर तो कोई आपत्ति नहीं। लाइम वाटर जब भी कहेंगे तो इसका मतलब है कि आपका डाइल्यूट सोल्यूशन आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के अंदर। चौथे नंबर का पॉइंट जो है वो है सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन है, किसके साथ, CaO के साथ। इसको हम कहेंगे सोडा लाइम। मिक्सर लिखना भूल गया यार, सोडा लाइम, या ये आ लिख दो, सोडा लाइम इज मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO, सीधा सीधा। चलो याद हो गया भाई, चारों चीजें याद हो गई होंगी तो आगे बढ़ते हैं, नहीं याद हो गई होंगी तो यही रुक जाएंगे। बोलो एक बार, क्विक लाइम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा। स्लेक लाइम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि आपका सॉलिड स्टेट में रहेगा। लाइम वाटर का मतलब आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और उसके बाद सोडा लाइम, ये आपका मिक्सचर होता है किसका, NaOH और CaO का। इन दोनों के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। भाई ये छोटी छोटी चीजें, इनके अंदर बड़ा बड़ा कंफ्यूजन होते रहता है, याद कर लेना, इसको लिख लेना हमेशा के लिए। चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई, अगले पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। कौन सा वाला अगला पॉइंट है, जरा जल्दी जल्दी मुझे बता देना। अगला पॉइंट जो NCERT के अंदर दिया हुआ है हमारा, वो हम कंपाउंड को पढ़ रहे थे, उसी के अंदर ये सारी चीजें आ गई थी। मैं दोबारा उसको पढ़ता हूँ। बोलते हैं एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक द लम्स ऑफ लाइम। लम्स ऑफ लाइम को थोड़ा सा वाटर से हम ब्रेक कर सकते हैं आसानी से, इसी प्रोसेस को स्लैकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्हें कहा है कि क्विक लाइम जो होता है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसके साथ, सोडा के साथ, और ये अपने को क्या देता है, सोडा लाइम देता है। देखो यहाँ पर भी कहा क्विक लाइम, क्विक लाइम का मतलब CaO, इसको सोडा के साथ, सोडा मतलब NaOH कॉस्टिक सोडा के साथ अगर मिक्स कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, सोडा लाइम। इसी लाइन को उन्होंने कहा हुआ, मैंने लिख के दे दिया यहाँ पे बढ़िया से। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया उन्होंने कि बीइंग बेसिक ऑक्साइड इट कंबाइन विद द एसिडिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। अब ये पॉइंट को बता देता हूँ, मैं बता चुका हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, क्योंकि यार ब्लॉक है ना, बार बार भूल जाते हैं, आदमी को 10 बार याद दिलाना पड़ता है। तो ये देख लो क्या है,
एस ब्लॉक वाले जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको। पी ब्लॉक वाले जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। और डी ब्लॉक वाले मोस्टली एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बस इसी पॉइंट को यहाँ पे अभी देखना है। उन्होंने क्या कहा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये एस ब्लॉक का है, और एस ब्लॉक का होने की वजह से आपके एसिडिक नेचर का है। एकदम बात क्लियर है कि बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का भाई, एसिडिक नहीं है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा बेसिक ऑक्साइड होने की वजह से ये हमेशा एसिडिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड एस ब्लॉक का ऑक्साइड है तो हमेशा पी ब्लॉक के ऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि एस ब्लॉक वाला ऑक्साइड बेसिक होता है, पी ब्लॉक वाला एसिडिक होता है। इसलिए देखो अगली रिएक्शन बुक के अंदर लिख के दी होगी, कौन सी बताना, CaOSiO2 के साथ कंबाइन हो रहा है। CaO जो है ये आपका बेसिक ऑक्साइड है, और SiO2 सिलिका पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट होता है, और ये एस ब्लॉक का है, इसलिए ये आपका एसिडिक ऑक्साइड रहेगा। और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, CSiO3 ये कंपाउंड बना देते हैं, इट इज अ प्रेसिपिटेट। दूसरा एग्जांपल बताते हुए आप समझा रहे हैं कि CaO जो है ये किसके साथ कंबाइन होता है, P4O10 के साथ। ये भी ध्यान से देखना, फॉस्फोरस पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और पी ब्लॉक का ऑक्साइड मतलब आपका एसिडिक रहेगा, और ये बेसिक रहेगा। और एक कंबाइन होकर देखो लो कौन सा कंपाउंड बना रहे, CA3PO4/2 कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4/2। तो गाइज इस तरीके से आपका प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद यूजेस देखने के पहले मुझे इतना बता देना जल्दी जल्दी, हमने इस पॉइंट के अंदर क्या पढ़ा। कैल्शियम ऑक्साइड वाले पॉइंट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम कहते हैं, और भाई इस क्विकलाइम वाले पॉइंट के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि क्विकलाइम को हम किस तरीके से बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम ले लेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे, कितने टेम्परेचर पे रहे, तो 1070 से लेकर तो 1270 केल्विन पे, तो ये डिकम्पोज होकर CaO और CO2 बना देता है। CaO हमारा कैल्शियम ऑक्साइड या फिर हमारा क्विकलाइम है। फिर उसके बाद उन्होंने आगे बोला कि एक पॉइंट बताना भूल गया था, अगर मान लो क्लोज कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन करेंगे ना क्लोज कंटेनर में, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। इस रिएक्शन को हमेशा ओपन कंटेनर में करना। क्यों? क्योंकि CO2 निकल के जाना चाहिए। अगर ये CO2 निकल के ना जाए तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी और ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए ओपन कंटेनर में करो और CO2 को हमेशा निकालते रहो ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड में होते रहे और CO हमारा बनता रहे। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये व्हाइट एम्फोटेरिक सॉलिड होता है। उस पॉइंट को हमने अंडरलाइन करना है जिसके ऊपर MCQ आता है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका व्हाइट एम्फोटेरिक सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट करीब करीब 2870 केल्विन का होता है, और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जैसे ही आ जाता है तो एटमॉस्फेयर के वाटर के साथ यानी कि मॉइस्चर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोक्साइड बनाता है और CO2 के साथ कंबाइन होकर कार्बोनेट बना देता है। उसके बाद अगले पॉइंट के अंदर उन्होंने क्या कहा था अपने को, तो जो एडिशन अगर हम करेंगे फॉर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर हम लम्स ऑफ लाइम के अंदर डालेंगे, लम्स ऑफ लाइम का मतलब मैंने बताया था छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं लाइम के उनके अंदर डाल देंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, और उसमें हमारा लाइम ब्रेक हो जाता है। फिर उसके बाद हमने कहा था क्विक लाइम को अगर स्लेक करेंगे हम किसके साथ, सोडा के साथ। क्विक लाइम को अगर हम स्लेक करेंगे किसके साथ भाई, सोडा के साथ, तो ये अपने को क्या देता है, सोडा लाइम देता है। और बीइंग बेसिक ऑक्साइड, और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होने की वजह से एसिडिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर इस तरीके के कंपाउंड अपने को बना के देता है। ये चार चीजें को अपने को याद रखना है, इसके बगैर इस चैप्टर में आगे गए तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। वो था लाइम, क्विक लाइम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। स्लेक लाइम हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। लाइम वाटर मतलब आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है किसका, वाटर का, किसके साथ रहे, CaOH/2 के साथ। और ये सोडा लाइम जो है आपका मिक्सचर है NaOH का यानी कि कॉस्टिक सोडा का, किसके साथ, तो CaO के साथ यानी कि क्विक लाइम के साथ। भाई इन सारी चीजों को लिख लेना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे, यूजेस फूजेस अपने को दिया है, बहुत ही बेसिक चीजें होती है। यूजेस वगैरह वैसे तो बताना नहीं चाहिए, आजकल 12वीं में चले जाने के बाद पढ़ के समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ध्यान देके देख लो। पहला यूज बता रहे कैल्शियम ऑक्साइड का कि इट इज एन इंपॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड इज चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली, क्योंकि नेचर में मिल जाता है मुफ्त में, इसलिए चीपेस्ट। जितनी चीजें नेचर में अवेलेबल होती है वो सारी चीपेस्ट फॉर्म में मिलती है अपने को, जिसको ऑब्टेन करने के लिए कोई प्रोसेस वोसेस नहीं करता, रेडीमेड मिल जाती है, वो चीपेस्ट होती है मोस्टली। तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है सीमेंट बनाने के लिए, तो इसका मतलब सीमेंट बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल होता होगा, और ये अल्कली का चीपेस्ट फॉर्म है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम द कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा यानी कि अभी अभी यहाँ लिखा था NaOH, NaOH से अगर अपने को मान लो क्या बनाने का है, तो NaOH से अगर अपने को सोडियम कार्बोनेट बनाने का है तो वो बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की रिएक्शन लिख देंगे Ca और NaOH की, तो हम उससे कॉस्टिक सोडा क्या बना सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं। भाई अगला वाला यूज काफी आसान था, तीसरे नंबर का, जिसके अंदर बोले इट इज एम्प्लॉयड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ। तो शुगर प्यूरिफाई करने के लिए और डाई स्टफ बनाने के लिए, डाइस अलग अलग कलर की जो डाइस होती है वो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये पहला कंपाउंड था जो जिसको हमने कंप्लीट कर लिया कैल्शियम का। भाई कैल्शियम का भी अगला कंपाउंड आपके सामने पेश है।
और जल्दी से पेश है और जल्दी जल्दी बता दो, कोशिश करेंगे इस चैप्टर को इसी वीडियो में हम खत्म करें। अगला आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, स्लेक लाइम कहते हैं। उसका फॉर्मूला CaOH/2 होता है। इसको मिटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं रही। आप एनसीईआरटी में इस कंपाउंड को पढ़ते रहो, तब तक मैं मिटाता हूँ, टाइम हमारा बचेगा, पढ़ाई आपकी होती रहेगी। जल्दी जल्दी देखो फटाफट, बढ़िया से 1 नंबर। तो देखो क्या है भाई पॉइंट, अगला वाला देख लो। आपका कंपाउंड है अगला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है आपका CaOH/2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बता रहे कि इट इज प्रिपेयर बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू द क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाता है, तो वाटर को अगर हम क्विक लाइम के अंदर ऐड करेंगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसका रिएक्शन अभी अभी हमने लिखा हुआ था, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर वाटर ले लो या एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अपने को CaOH/2 बना देता है गाइस। इस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट अगर देखेंगे, इसके बारे में बता रहे कि इट इज अ व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड है कि पाउडर है? पाउडर है भाई। सॉलिड कौन था? व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड कौन था? तो व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था। उसको अंडरलाइन कर लेना, ऊपर वाला कैल्शियम ऑक्साइड आपका व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड था, और ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये व्हाइट अमॉर्फस पाउडर है। इस बात को याद रखना। ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होता पानी के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा पानी के अंदर सोल्यूबल रहेगा नहीं। एंड एक्वेस सॉल्यूशन जो होता है इसका क्या कहा जाता है? लाइम वाटर। अभी अभी मैंने लिख के दिया, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि पानी के साथ, उसे हम लाइम वाटर कहते हैं। एंड सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। तो जो स्लेक लाइम का सस्पेंशन रहेगा, मतलब स्लेक लाइम के जो बड़े बड़े पार्टिकल साइज रहेंगे, जिनके साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, उस सॉल्यूशन को सस्पेंशन कहते हैं। तो अगर हम स्लेक लाइम का सस्पेंशन लेते पानी के अंदर तो उसे कहा जाता है मिल्क ऑफ लाइम। तो उसको अंडरलाइन कर लेना भाई। अगला पॉइंट शायद ही मुझे बताने की जरूरत है कि नहीं है, ये आपको देखते समझ में आ जाएगा, काफी आसान है। बोलते जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करेंगे लाइम वाटर में से, तो इट टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत ही आसान रिएक्शन। अभी अभी हमने देखा था CaOH/2 का डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसमें से अगर हम क्या पास कर देंगे, CO2 पास कर देंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मतलब CaCO3 बनेगा। ठीक है, मतलब इसमें से एक ओ ले लिया CO2 अगर इसमें से एक ओ ले लेगा तो CO3 बन जाएगा। और ये 2H है ना, मान लो इसमें से 2H मैंने हटा दिया, ऐसे अलग अलग कर दिए। इसमें से एक ओ इसको दे दिया, Ca के साथ कंबाइन होकर CaCO3 बनेगा, OH और H कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? H2O। तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना दिया? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यानी कि स्लेक लाइम का हमने डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया और उसमें से क्या पास कर दिया भाई? वाटर पास कर दिया। देख लो, वाटर नहीं CO2 पास कर दिया। क्या बोला उन्होंने? जब हम CO2 को पास करेंगे लाइम वाटर में से तो ये मिल्की प्रोड्यूस होता है, सॉल्यूशन मिल्की बन जाता है। मिल्की क्यों बनता है सॉल्यूशन? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 के फॉर्मेशन की वजह से। तो जब भी ये बोलेंगे कि सॉल्यूशन टर्न मिल्की, तो समझ जाना कि सॉल्यूशन के अंदर क्या बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है। इस बात को याद रख लेना, मिल्की सॉल्यूशन का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है। आगे हम बढ़ रहे हैं। बोलते जब ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर बहुत ज्यादा CO2 पास कर दिया जाए तो ये जो बना हुआ है ये प्रोडक्ट, इसके साथ देखो फिर से बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ CO2 अगर पास कर दिया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है। HCO3 दो बार लेना पड़ेगा क्योंकि HCO3 का -1 चार्ज होता है, तो ये दो बार ले लेंगे तो -2 और Ca का +2। अब देख लो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, कुछ बचा होगा बैलेंस होने के लिए कि बैलेंस हो चुका है, ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुका है सारा। अब देखो उसके बाद अगला वाला पॉइंट क्या बोलते हैं कि मिल्क ऑफ लाइम जो है वो रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ। ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये 2 पॉइंट के बारे में बता दो। क्या बताया? इस पॉइंट को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता भाई, बड़ा कमाल का क्वेश्चन आता है, बीट आदमी हो ही जाता है। वो क्या बोलेंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में से CO2 पास करेंगे तब क्या प्रोड्यूस होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर वो सवाल ऐसा पूछते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में से एक्सेस ऑफ CO2 पास किया, जब एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं तब क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सवाल सेम है, एक्सेस शब्द आने से प्रोडक्ट बदल जाएगा। जब बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से CO2 पास किया तो क्या बनेगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट। एंड एक्सेस ऑफ CO2 पास किया तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। इस बात को याद रख लेना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे, एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन अगला पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर बनाने वाली रिएक्शन। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी ये रिएक्शन आता है। इसको अभी हम देखने जा रहे हैं गाइस, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। वो ये है कि मिल्क ऑफ लाइम जो होता है वो रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ और आपका हाइपोक्लोराइड फॉर्म करता है। मिल्क ऑफ लाइम मुझे बताने की जरूरत नहीं होती है, CaOH/2 का सस्पेंशन वाटर के अंदर उसे मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं, और उसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। और ब्लीचिंग पाउडर बना रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, देखो आपको दिखा रहा है।
अब भाई फॉर्मूला बराबर लिखा कि गलत लिखा, बैलेंस करके मैं रिएक्शन को लिख देता हूँ, फिर ही आपने बताना CaCl2 और ये CaOCl2 और ये H2O, क्या ये फॉर्मूला सही है? ऐसा आप बैलेंस करके देख लो, फिर मुझे बता दो सही है कि गलत है। या फिर इसको ऐसा लिखना चाहिए था CaOCl2 H2O। चेक करो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस करने के लिए इसको 2 बार लेना है और इसको भी भाई 2 बार लेना है। 4 बार तो क्लोरीन आ गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। पुरानी एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है फॉर्मूला, चेक कर लो। CaOCl2 होना चाहिए था, उन्होंने क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला? CaOCl2/2 लिखा हुआ है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा। ये फॉर्मूला है क्या? नहीं है। हमारा फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। इस तरीके से चेक कर लो भाई रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं हमारी। कैल्शियम 2 है, कैल्शियम तो 2 आए नहीं हमारे, मतलब रिएक्शन हमारी अनबैलेंस्ड है। हमारा फॉर्मूला कहीं तो भी गलत हो चुका है। एक बार चेक करके तुम जल्दी जल्दी बता दो। आपने वाली एनसीईआरटी के अंदर बताओ कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। भाई मिला क्या? CaOCl2 आपके ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होना चाहिए। भाई चेक कर लो, बराबर से नहीं दिया कुछ एनसीईआरटी के अंदर। चेक कर लिया? रिएक्शन देखो कहाँ बैलेंस नहीं हुई हमारी, रिएक्शन के अंदर हमने कहाँ गड़बड़ कर दी है। वहां 2 कैल्शियम होने चाहिए थे, यहाँ तो एक ही कैल्शियम लिखा हुआ है। तो फिर उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो फिर फॉर्मूला मेरा तो ऐसा बनना चाहिए, ऐसा। और फिर इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ये लेना चाहिए। अगर मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 लेता हूँ तो रिएक्शन बैलेंस ही नहीं हो जाएगी। तो रिएक्शन को थोड़ा गलत तरीके से लिखा हुआ है। आप अपने बुक में एक बार ही रिएक्शन को ठीक से चेक कर लो कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने कैल्शियम 2 बार लिया हुआ है। कैल्शियम अपना 2 बार नहीं आना चाहिए था, कहीं तो भी हमने गलत करा है। जल्दी से CaOH/2 Cl2 2 बार हो गया, कैल्शियम हो गया। रिएक्शन क्यों बैलेंस नहीं हुई यार हमारी? मैं एक बार ठीक से रिएक्शन लिख देता हूँ, समवेयर हमने गलत कर दिया। ठीक है, CaOH/2 इसमें से मैं क्लोरीन पास कर देता हूँ। ठीक है भाई, क्लोरीन मैंने पास करा हुआ है और ये बना देता है हमारा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2। ओहो हो, ये कितना बार चाहिए अपने को? 2 बार चाहिए, ऐसा। ठीक है, और ये अपने को वाटर बना देता है। और बैलेंस करने के लिए मैंने लेना है इसको 2 बार और इसको लेना है 2 बार। एक बार ही चेक कर लेता हूँ भाई, कैल्शियम 2 बार है या, अरे मैं यहाँ का कैल्शियम नहीं गिना था पिछले बार, ये गलती हो गई थी मेरी। एक और एक 2 कैल्शियम मेरे हो चुके हैं। फिर उसके बाद क्लोरीन कितने बार? 2 to the 4, यहाँ 2 और ये 2 क्लोरीन हो गए, चलो ये भी हो गए। फिर उसके बाद भाई आपका ये 2 to the 4 हाइड्रोजन, उधर 4 हाइड्रोजन, ये 2 to the 4 ऑक्सीजन, उधर 4 ऑक्सीजन। हाँ हो गए, ये 2 ऑक्सीजन इसके अंदर 2 इसके अंदर, बैलेंस है भाई। गलत हो गया था मेरा, सही है, मैंने चेक नहीं किया था प्रॉपरली। अगला देखो क्या दिया, रिएक्शन कैसे दिए, ये देखने के पहले पूरा पूरा मुझे कंपाउंड यहाँ तक के बता दो। जो अभी अभी हमने कंपाउंड देखा वो कौन सा कंपाउंड देखा? कैल्शियम का दूसरा कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने क्या कहा? हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसे बनाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे बनाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर हम वाटर ऐड कर देंगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा था उन्होंने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने ये कहा था कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये व्हाइट एमॉर्फस पाउडर होता है। ये पानी के अंदर बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता, कम सोल्यूबल होता है, यानी कि स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। जो एक्वस सोल्यूशन होता है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसे हम कहते हैं लाइम वाटर। और उसके बाद जो सस्पेंशन होता है इसका वाटर के अंदर, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मिल्क ऑफ लाइम। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा था, जो कि बहुत ही कमाल का था, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से अगर सिर्फ CO2 पास करेंगे तो कार्बोनेट बनता है, एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। फिर अगला ब्लीचिंग पाउडर बनाने वाला रिएक्शन गाइस हमने देखा, वो रिएक्शन ऐसा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें से अगर हम क्लोरीन पास कर देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कौन सा है? मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम मतलब उसका जो सस्पेंशन है इन वाटर के अंदर, उसमें से अगर मैं क्लोरीन पास कर दूं तो कैल्शियम क्लोराइड एंड CaOCl2/2 मतलब हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, यूजेस के अंदर तुमको क्या दिया है, यूजेस के अंदर बता रहे कि इसका इस्तेमाल कहते हैं क्या बनाने के लिए, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मॉर्टर अ बिल्डिंग मटेरियल। मॉर्टर मतलब वो चूना कहते हैं ना उसको, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ऐड करते हैं, वो सीमेंट के अंदर थोड़ा सा मिला देते हैं, वो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो है इसका यूज दिया, इट इज यूज इन वाइट वॉश ड्यू टू इट्स
डिसइंफेक्टेंट नेचर, व्हाइट वॉश के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इट इज यूज एज एन डिसइंफेक्टेंट, फ्लोर वगैरह क्लीन करने के लिए मोस्टली इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बता रहे इट इज यूज इन द ग्लास मेकिंग, इन टैनिंग इंडस्ट्री, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है और शुगर को प्यूरिफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। भाई यूजेस को इग्नोर मत करना, लर्न कर लेना डायरेक्ट डायरेक्ट, और इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपको कंपाउंड देखो दिया है कौन सा, CaCO3, कैल्शियम का अगला कंपाउंड दिया हुआ है। तो कैल्शियम का अगला कंपाउंड कौन सा है, तो कैल्शियम का कार्बोनेट है, उसको देख लेंगे भाई इस वीडियो के अंदर, और फिर इस वीडियो को यहीं पर हम रोक देंगे अगर बहुत ज्यादा टाइम हुआ तो, नहीं तो फिर कंटिन्यू करके चैप्टर को खत्म ही कर देंगे। भाई ध्यान से देखना, कैल्शियम का अगला कंपाउंड है तुमको दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में देख लो। इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि मैं आपको बताऊं इसके अंदर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, मैं अगर आपको दूंगा बुकलेट के, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना तो आपको पता चलेगा इतना थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि उसमें हम बीट हो जाते, वो इसी टॉपिक में से आता है। तो इस टॉपिक को बहुत सिंसियरली और बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। देखो छोटे छोटे पॉइंट थ्योरेटिकल जो आपको याद करने पड़ेंगे। देखो पहला क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बता रहे कि कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा नेचर के अंदर मिलेगा अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि लाइमस्टोन में, चॉक में या मार्बल, इन फॉर्म में वो मिलता है अपने को। उसके बाद बता रहे कि इसको बनाते कैसे, तो CO2 को हम पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से। CO2 को जैसे हम पास करेंगे स्लेक लाइम में से, तो अपने को कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है, जो कि रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूशन में से वहां CO2 को पास कर दूंगा तो कैल्शियम कार्बोनेट मुझे मिल जाता है। रिएक्शन देखिए। अगला क्या बोला उन्होंने, और बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम क्लोराइड, अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड में ऐड कर दूंगा, ये Na2CO3, ये इसमें, तो ये CaCO3 के साथ जाके CaCO3 बना देगा, और 2Na2Cl के साथ जाके ट्वाइस ऑफ NaCl बना देंगे। तो ये अगला रिएक्शन है। दो रिएक्शन है भाई हमारी कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की। पहली रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से CO2 पास कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल दो तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इन दो रिएक्शन से हम आसानी से कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं। गाइस अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान देके बढ़िया से देखना। अब अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं एक्सेस ऑफ CO2 शुड बी अवॉइडेड सिंस दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। उनका कहना क्या है, जो कि मैं पहले भी बता चुका आपको, इधर ही बता चुका हूं। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से CO2 पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और एक्सेस ऑफ CO2 अगर पास करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें से अगेन फिर से CO2 पास होके ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जो कि वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, वो प्रोड्यूस हो जाता है। हमें वो थोड़ी बनाना भाई, ये बनाना है। तो एक्सेस ऑफ CO2 हमने पास नहीं करना है, कार्बोनेट बनाते समय लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ CO2 पास करना है। उसके बाद अगला पॉइंट बोले कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये व्हाइट फ्लफी पाउडर होता है। ये सब याद रखना, व्हाइट पाउडर, व्हाइट सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, उसके अलावा व्हाइट फ्लफी पाउडर। तो व्हाइट फ्लफी पाउडर कौन होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो व्हाइट फ्लफी पाउडर आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि पानी के अंदर करीब करीब इनसोल्युबल ही होता है। अगर इसको हम हीट करेंगे 1200 केल्विन पे तो ये डिकम्पोज होके CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, जो कि आसान रिएक्शन है, आपको मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ। अगर मैं इसको हीट कर दूंगा 1200 केल्विन पे, 1200 केल्विन पे, तो ये अपना CaO एंड CO2 लिबरेट कर देता है। अगला वाला पॉइंट देखो, इसके अंदर बोला कि इसकी रिएक्शन अगर एसिड के साथ करें तो क्लोराइड और ये क्या बना देता है, बेसिक रिएक्शन है यार, बहुत ही बेसिक रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ कर दूं ट्वाइस ऑफ HCl के साथ, तो ये बना देता है CaCl2 प्लस ये बना देता है CO2 और ये प्लस बना देता है H2O। और तीसरे नंबर का जो रिएक्शन है इसका H2SO4 के साथ, कार्बोनेट का H2SO4 के साथ मैं रिएक्शन करूंगा तो ये बनाएगा CaSO4, क्या बनाएगा CaSO4, और ये H2O एंड CO2, H2O एंड CaO2। तो भाई पॉइंट क्या मिला अपने को बताना, पॉइंट अपने को ये मिला, तीन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को 1200 पे अगर हीट कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बना के CO2 लिबरेट करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के HCl के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड CO2 और वाटर बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के H2SO4 के साथ रिएक्शन करके आपका कैल्शियम सल्फेट H2 और CO2 ये प्रोड्यूस कर देगा। तो गाइस इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन होने वाली है। इसकी यूजेस को ध्यान देके बढ़िया से देख लो। तो यूजेस वाले पॉइंट के अंदर तुमको क्या बोला गया है, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। तो सबसे पहला पॉइंट जो बोला है यूजेस के अंदर, वो बोल रहा है कि इट इज यूज एज बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम। मार्बल के फॉर्म में बिल्डिंग मटेरियल, घर के अंदर जो मार्बल वगैरह लगती है ना, उसके अंदर वही इसी से बनता है। और क्विक लाइम यानी कि CaO बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखो ना, CaO बनाने की रिएक्शन, इसको हीट कर दो
1200 केल्विन पे, तो CaO मतलब आपका क्विकलाइम बन जाएगा। और दूसरा यूज जो बता रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद द मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज आयरन। इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर, ध्यान देके देखना भाई। होता क्या है, वो बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट CaCO3 और MgCO3, ये दोनों को एज अ फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसको ध्यान देके बढ़िया से सुन लेना, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लक्स क्या चीज होती है बता रहा हूँ, आप ध्यान से पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना। एक छोटे से शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। अब मैंने मान लो माइनिंग शुरू कर दिया जमीन के अंदर। जैसे हम जमीन के अंदर माइनिंग करते हैं, माइनिंग करते करते हम जमीन के अंदर तक चले जाते हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट में पहुंच जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में पहुंचने के बाद अपने को बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। उन पत्थरों में कम या ज्यादा मात्रा में मेटल होता है। उन पत्थरों को हम कहते हैं मिनरल। उन पत्थरों में से जिस पत्थर को हम सिलेक्ट करेंगे मेटल को अलग करने के लिए, उस पत्थर को हम कहते हैं ओर। तो जब हम मेटल की ओर से मेटल को अलग करते हैं भाई, जब हम मेटल की ओर से मेटल को अलग करते हैं तो उस समय उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज भी होती है, और उस इंप्योरिटीज को अलग से निकल जाना चाहिए और हमारा मेटल अलग से निकल जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक सब्सटेंस डालते हैं जिस सब्सटेंस को कहते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स क्या कर देता है, आपकी इंप्योरिटी के साथ कंबाइन होके एक प्रेसिपिटेट बना देता है। तो देखो प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखना। मैं पूरा इतना सा पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बता देता हूँ। हालांकि ये जो पॉइंट मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मेटलर्जी चैप्टर के अंदर दिया हुआ पॉइंट होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। थोड़े से के नाम पे पूरा ही मिटा दिया है मैंने, बट उस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता होता है, 10 तक के वगैरह हो जाता है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ। भाई देखना, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, माइनिंग करूँगा। माइनिंग माइनिंग मतलब खुदाई, जमीन के अंदर पहुंच जाऊंगा अर्थ क्रस्ट में। माइनिंग करते मैं क्रस्ट में पहुंचूंगा। क्रस्ट में मुझे बड़े बड़े बहुत सारे पत्थर मिलेंगे। उन पत्थरों को मैं क्या कहूंगा, मिनरल्स, जिनके अंदर किसी में ज्यादा तो किसी में कम, तो किसी में बहुत ज्यादा तो किसी में बहुत कम मेटल्स रहेगा। इन पत्थरों से में से मैं कुछ पत्थर चुनूंगा, ऐसे पत्थर चुनूंगा कि जिन पत्थरों में से मेटल अलग करने में मुझे प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि फायदा होने वाला है। अगर मान लो कोई ऐसा पत्थर है जिसमें से मेटल अलग करते समय मुझे प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है, तो ऐसे पत्थर को मैं क्यों चुनूंगा। तो भाई मिनरल मतलब वो पत्थर होते हैं जिनके अंदर कम ज्यादा मात्रा में मेटल होता है, और उन मिनरल में से मैं वो पत्थर चुनूंगा जिस पत्थर के अंदर एक तो ज्यादा मात्रा में मेटल भी रहेगा और उसमें से मेटल को अलग करने में मुझे प्रॉफिट यानी कि फायदा भी होने वाला है। उस पत्थर को मैं ओर कहूंगा। भाई इस ओर में से मुझे मेटल को अलग करना है, इस ओर में से मेटल को अलग करते हैं, ओर में से मेटल अलग हो जाता है और हमारी इम्प्योरिटी अलग हो जाती है। तो इस ओर के अंदर मेटल भी है, इम्प्योरिटी भी है। मेटल को अलग करना, इम्प्योरिटी को अलग करना, दोनों को अलग करते समय ये एक दूसरे से अलग आसानी से होते नहीं, तो वो अलग करने के लिए हमें इसके अंदर करना पड़ता है फ्लक्स। तो फ्लक्स इम्प्योरिटी कंबाइन होके एक प्रेसिपिटेट बनाता है, जिस प्रेसिपिटेट को हम क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। और ये स्लैग मतलब वेस्ट मटेरियल होता है जो कि कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, देखो छोटा सा पॉइंट के लिए कितना एक्सप्लेन करना पड़ा। तो उनका कहना है कि CaCO3 और MgCO3 इन दोनों का जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ओर के अंदर की जो इम्प्योरिटी है उसको अलग करने के लिए जो हम सब्सटेंस जानते हैं फ्लक्स, वो सब्सटेंस मतलब हमारा CaCO3 MgCO3 रहेगा, और जो इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन होके स्लैग यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट बना देगा। और भाई और में से अगर इम्प्योरिटी अलग हो गई तो अपने को यहाँ पे मेटल मिल जाएगा, और वही तो हमारा काम होता है। ये सब इस बारे में बताया। क्या बताया एक बार जल्दी से बता दो। माइनिंग करके हम अर्थ क्रस्ट में पहुंचते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, उन पत्थरों के अंदर कम ज्यादा मात्रा में मेटल होता है जिन्हें हम मिनरल कहते हैं। उन मिनरल में से हम उस पत्थर को चुनते हैं जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में मेटल होगा, उसे हम ओर कहते हैं, और उससे मेटल अलग करने में हमें प्रॉफिट होने वाला है। उस ओर में से हम मेटल अलग कर देते हैं, इंप्योरिटी अलग करते हैं। लेकिन मेटल इंप्योरिटी अलग करने के लिए उसके अंदर हम फ्लक्स डालते हैं। फ्लक्स क्या कर देता है, ओर के अंदर की इंप्योरिटी को अपने साथ कंबाइन करके स्लैग बना देता है। स्लैग मतलब आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और ये फ्लक्स जो है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। तो ये भाई यूजेस के अंदर इतना सब बताना पड़ा। आगे बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है उसके अंदर कह रहे हैं कि स्पेशली जो प्रेसिपिटेट होता है CaCO3 इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, एंटासिड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं।
माइल्ड एब्रेसिव इन द टूथपेस्ट। एब्रेसिव का मतलब जो शाइनिंग कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे तो दांत चमकने चाहिए, शाइन करने चाहिए, ग्लो कराने चाहिए, तो एब्रेसिव के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ च्युइंगम एंड फिलर इन द कॉस्मेटिक्स, तो इन सारी जगहों पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल होता है। गाइस यूजेस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको हम भूल नहीं सकते। भाई अगले पॉइंट की तरफ बढ़ ही जाते हैं, थोड़ा सा तो चैप्टर रह ही गया, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ के इसको खत्म ही कर देते, अब काहे को रुक जाना। देखो अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट है कैल्शियम सल्फेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि पुरानी एनसीईआरटी में गलत फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है उसका, वो है CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये है हमारा POP, दैट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड दूसरा होता है आपका जिप्सम। जिप्सम होता है CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, दिस इज जिप्सम। ये दोनों के दोनों आपने देखे हुए भाई, दोनों के दोनों कहाँ देखे हुए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो POP होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP तो घर में होती है आपकी, हॉल वॉल में, बेडरूम में चकाचक POP होती है, वही वाली POP है। और उसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। POP के अंदर पाउडर फॉर्म में रहता है, पानी मिला दो फिक्स्ड हो जाता है, बस वही चीजें इसके अंदर पढ़नी है अपने को। और दूसरा CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O जिप्सम है। जिप्सम मतलब रेडीमेड शीट आता है उसका, जो अपने क्लास के अंदर ऊपर जो POP करा हुआ है ना, वो POP नहीं है, वो जिप्सम की रेडीमेड शीट है, वो डायरेक्ट रेडीमेड शीट आती है, उसको फिक्स कर। तो ये दोनों के फॉर्मूले अलग अलग दिए। CaSO4 कैल्शियम का सल्फेट है, जो कि हेमीहाइड्रेट है, हेमीहाइड्रेट का मतलब हाफ ऑफ H2 इसके अंदर है। और ये जो दूसरा है जिप्सम, वो आपका डाइहाइड्रेट है, ट्वाइस ऑफ H2 इसके अंदर दिया हुआ है। भाई ध्यान देके फॉर्मूले को लर्न कर लो, पुरानी एनसीईआरटी में गलत दिया, करेक्ट करके लिख लो। बोलते कैल्शियम सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O, इट इज अ हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ ऑफ H2O है। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन जिप्सम, जिप्सम को जब हम हीट करेंगे 399 केल्विन पे, तब अपने को ये मिलता है। और उसको हीट करके जिप्सम का फॉर्मूला तुमको तो मालूम है, CaSO4 डॉट कितने H2 भाई, ट्वाइस ऑफ H2। बैलेंस करने के लिए इसको 2 बार ले लो, हीट कर दो 393 केल्विन पे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2O और प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गए, बैलेंस करने के लिए 2 बार ले लो। चेक कर लो, 2 टू द 4 वाटर मॉलिक्यूल अपने पास है, 3 तो वाटर यहाँ आ गए, या हाफ एक मॉलिक्यूल में आप है तो 2 मॉलिक्यूल में आपका पूरा 1 हो जाएगा, तो टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। जो एनसीईआरटी में गलत किया ना भाई, पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ हाफ दिया ही नहीं है, जो कि गलत है, इसको सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। तो मैं जिप्सम को जब 393 केल्विन पे हीट करता हूँ तो मुझे इससे POP मिल जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। यही रिएक्शन उन्होंने बताई हुई है। भाई आगे चल रहे, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। इसके बाद नीचे वाली छोटी सी लाइन है, काफी कमाल की लाइन है। बोलते कि 393 के ऊपर अगर आप इसको हीट करते तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं रहेगा और अनहाइड्रस वाला कैल्शियम सल्फेट आपको मिल जाएगा। ये तो खैर अच्छी बात है, आपने इसको 393 पे हीट करा। 393 पे जब जिप्सम को हीट करेंगे तो इससे POP मिलता है। और बोलते कि अबव मतलब 393 के ऊपर अगर हम इसको हीट करेंगे तो अपने को CaSO4 ही मिलेगा। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है डॉट H2O डॉट हाफ H2O डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, ये वहां पर रहेगा नहीं, अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट अपने को मिल जाएगा गाइस। तो अगला वाला पॉइंट देखो, ध्यान देके क्या बता रहे हैं और उसको याद रखना है। एंड CaSO4 इज फॉर्म, और इसी को कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर। तो डेड बर्न प्लास्टर क्या होता है, किसी ने पूछा तो बता देना कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 393 केल्विन पे तो हमें POP मिल जाता है, और उसको भी अगर हम 393 से ऊपर हीट कर देंगे तो अनहाइड्रस वाला CaSO4 मिलता है। उस अनहाइड्रस वाले CaSO4 को हम डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। भाई इस बात को याद रखना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे, ध्यान देके देख लो। बोलते ये जो होता है, ये क्या होता है, इट इज रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विथ वाटर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर एंड एक्वस क्वांटिटी ऑफ वाटर, इट फॉर्म अ प्लास्टिक मास दैट गेट इनटू द हार्ड सॉलिड इन विद इन 5 to 15 मिनट। ये तो प्रॉपर्टी है वही वाली POP की। POP के अंदर पानी मिला दो, उसको शेप दे दो, जो देना है तुमको शेप, 15-20 मिनट के अंदर वो फिक्स्ड हो जाता है। यही पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से अलग अलग शेप देके घर के अंदर अलग अलग प्रकार की हम डिजाइन बनाते हैं। नेक्स्ट देखो यूजेस क्या है भाई, POP की यूजेस तो मुझे शायद ही बताने की आपको जरूरत है, लेकिन फिर भी देख लो। पहला बता रहे कि द लार्जेस्ट यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री एज वेल एज प्लास्टर। बिल्डिंग बनाने के लिए, प्लास्टर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज फॉर इमोबिलाइजिंग द इफेक्टेड पार्ट ऑफ द ऑर्गन वेयर देर इज अ बोन फ्रैक्चर और स्प्रेन। आपको मालूम होगा जब बोन फ्रैक्चर वगैरह होता है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री के अंदर अगर आपका कभी दांत का कोई ट्रीटमेंट वगैरह आपका हुआ होगा तो आपको मालूम होगा, वो दांत का जब शेप लेते हैं, अपने पूरे जबड़े का जो शेप लिया जाता है दांतों का, शेप लगाने के लिए एक ऐसा साचा होता है जिसके अंदर वो मटेरियल फिक्स करते हैं और वो अपने मुंह के अंदर डाल देते हैं, 5-10 मिनट रुकते हैं, फिर फिक्स्ड हो जाता है वो, और उन्हें निकाल देते तो फिर वो शेप हमारे दांतों का उसके अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इन ऑर्नामेंटल वर्क एंड फॉर मेकिंग कास्ट ऑफ स्टैचूज एंड बस्ट, स्टैचू वगैरह बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके वजह से कुछ खास नहीं है, बट याद रखना जरूरी है, कुछ भी आ सकता है। अब आ रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछने के बेहद ज्यादा चांसेस होते हैं भाई, इसको हम कतई ही इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आप समझ जाना मार्क आपको इग्नोर कर देंगे, तो इसलिए इसको इग्नोर मत करना। पॉइंट हमारा सीमेंट, सीमेंट के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो बताना नहीं चाहिए मैंने सीमेंट के बारे में, बेसिक आइडिया सीमेंट क्या होता है आपको है, लेकिन उसका कंपोजिशन क्या होता है, इसके अंदर कौन से कंपाउंड से बनता है, क्या बनता है, ये नॉलेज अपने को होता नहीं है, ये होना चाहिए। इसलिए सीमेंट वाला पॉइंट ध्यान देके पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ के याद रख लेना है। सीमेंट के बारे में बता रहे कि ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड के अंदर 1824 में। किसने इसको इन्वेंट किया था? जोसेफ नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट बिकॉज इट रिसेंबल विद द नेचुरल लाइमस्टोन क्वेरीड इन द इजेल ऑफ पोर्टलैंड। तो ये जो पोर्टलैंड के अंदर नेचुरल लाइमस्टोन होता है उसके जैसे ही होता है, इसलिए उसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। तो इसको याद रख लेना, सीमेंट ही हमारा पोर्टलैंड सीमेंट है, कोई अलग नहीं है। उसके बाद सीमेंट के बारे में बता रहे कि इट इज द, जो सेकंड पैराग्राफ है और हमारा थर्ड पैराग्राफ है भाई, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ एकदम वीआईपी पैराग्राफ है। पूरी तरीके से उसको लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कई सारे फॉर्मूलेज है जिनके ऊपर चुन के एमसीक्यू दिया जा सकता है। तो गाइस ध्यान देके देखते हैं इसके बारे में क्या बता रहे हैं। बोलते हैं सीमेंट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए मटेरियल रिच इन लाइम CaO with other materials such as clay which contained silica SiO2 along with the oxides of aluminium, iron, magnesium। ये लाइन तो लानी होनी चाहिए। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज सीमेंट, कैसे बनता है, तो बोलना ऐसा मटेरियल लेना कि जिसके अंदर लाइम बहुत ज्यादा है, CaO बहुत ज्यादा है, और साथ में CaO विथ अदर मटेरियल के अंदर क्ले रहेगा जिसके अंदर सिलिका यानी कि SiO2 रहेगा, अलॉन्ग विद द ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। चाहिए तो मैं लिख देता CaO प्लस क्या क्या होना चाहिए हमारा, क्ले, उसके अलावा सिलिका SiO2, और उसके अलावा ऑक्साइड किसका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एंड सर आपका आयरन का, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन Fe। इन तीनों के क्या होने चाहिए भाई, ऑक्साइड। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज सीमेंट, तो बोलना सीमेंट कैसे बनता है। तो आपका जो सीमेंट है इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग मटेरियल रिच इन लाइम। ऐसा मटेरियल लेना जिसके अंदर लाइम बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा CaO है, क्ले है, सिलिका है, और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन के ऑक्साइड है। इन तीनों के, चारों के, पांचों के कॉम्बिनेशन की वजह से अपने को सीमेंट मिलता है। और जो एवरेज कंपोजिशन होता है पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर, मतलब हमारा वही सीमेंट नॉर्मल सीमेंट, उसके अंदर जो एवरेज कंपोजिशन होता है वो होता है 50 से 60% आपका कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। ये करीब करीब 50 से 60%, सबसे ज्यादा प्रमाण तो इसी का है, देख लो आप। फिर इसके बाद सिलिका रहेगा 20 से 25%, ये आपका सिलिका रहेगा 5 से 10% एल्यूमिनियम का ऑक्साइड रहेगा Al2O3। उसके बाद 2 से 3% आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड रहेगा, और उसके अलावा आयरन का ऑक्साइड रहेगा Fe2O3 आपका 1 से 2%, और कुछ अमाउंट का SO3 भी रहेगा जो कि 1 to 2% रहेगा। तो ये परसेंटेज भी याद करने पड़ते भाई, इसके ऊपर सवाल आता है। तो सबसे ज्यादा 50 से 60% ये रहेगा, 20 से 25% ये रहेगा, फिर आपका एल्यूमिनियम का जो है ऑक्साइड 5 से 10%, मैग्नीशियम का 2 से 3%, और आपके आयरन का ऑक्साइड 1 से 2%, और आपके SO3 1 से 2% रहेगा। और उसके बाद का अगला पॉइंट जो है वो भी अपने को याद रखना है। फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट, अगर अच्छे क्वालिटी में आप सीमेंट बनाना चाहते हो तो रेशो ऑफ सिलिका टू एल्यूमिना, सिलिका का मतलब SiO2, एल्यूमिना का मतलब Al2O3, सिलिका मतलब SiO2, एल्यूमिना का मतलब Al2O3। ठीक है, पढ़ो उस पॉइंट को। बोलते हैं अगर आप गुड क्वालिटी का सीमेंट बनाना चाहते हो तो आपका सिलिका और एल्यूमिना का जो रेशो होना चाहिए वो 2.5 and 4 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 2.5 to 4। देखो पॉइंट क्या जरा बताना, फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट द रेशो ऑफ सिलिका SiO2 टू एल्यूमिना शुड बी बिटवीन 2.5 and 4।
तो ये रेशो हमेशा हमारा किस में होना चाहिए भाई, या तो ये रेशो होना चाहिए 2.5 से लेकर 4 के बीच में होना चाहिए ये रेशो। इस बात को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद बोले द रेशो ऑफ लाइम यानी कि CaO टू द टोटल ऑक्साइड रेशो यानी कि SiO2 Al2O3 Fe2O3 शुड बी एज क्लोज पॉसिबल टू 2। ये भी लिख लेता हूं मैं, CaO का रेशो किसके साथ, ये इधर CaO और एक तरफ कौन से ऑक्साइड आपके SiO2 Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, उसके अलावा आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, ये सब का जो रेशो है, ये दोनों का जो रेशो है दैट शुड बी क्लोज टू 2, मतलब ये रेशो 2:1 के आसपास यानी कि ऑलमोस्ट 2 होना चाहिए। ये दूसरी बात को आपने याद रखना है भाई, दो बातों के ऊपर जरूर सवाल आ सकता है। कौन सी दो बातें मैंने बताई, बता देना कि जो सिलिका और एल्यूमिना है, Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं, SiO2 को सिलिका कहते हैं, इन दोनों का जो रेशो है ये 2.5 से 4 के बीच में होना चाहिए। और CaO का रेशो ये जो ऑक्साइड्स है SiO2 Al2O3 Fe2O3 इनके साथ ऑलमोस्ट 2 का रेशो होना चाहिए, मतलब कि 2:1 के रेशो के आसपास होना चाहिए। अगला पॉइंट जो है भाई वो देखो क्या है, ध्यान देके बढ़िया से बताना। बोलते हैं रॉ मटेरियल जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली आपका लाइमस्टोन एंड क्ले है, CaCO3 एंड क्ले। व्हेन क्ले एंड लाइम आर स्ट्रांगली हीटेड टुगेदर दे फ्यूज एंड रिएक्ट टू फॉर्म सीमेंट क्लिंकर। दिस क्लिंकर is mixed with 2 to 3% by weight of gypsum यानी कि CaCO3 dot twice of H2O to form a cement। तो बताना भाई सीमेंट बनाने की पूरी प्रोसेस क्या है, किसी ने पूछा तो ऐसे एकदम मुफ्त तरीके से बताते आना चाहिए। बोलना सीमेंट बनाने के लिए अपने पास रॉ मटेरियल होना चाहिए लाइमस्टोन एंड क्ले, फिर हम इनको स्ट्रांगली हीट करेंगे और इनको फ्यूज करेंगे किसके साथ, स्ट्रांगली हीट करेंगे एंड ये फ्यूज हो जाएंगे एंड ये रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेंगे, सीमेंट क्लिंकर। एंड ये सीमेंट क्लिंकर के अंदर हम क्या मिक्स करेंगे, 2 से 3% का जिप्सम मिक्स करेंगे तो आपका सीमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसके अंदर क्या होने चाहिए, पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन द पोर्टलैंड सीमेंट आर डाई कैल्शियम डाई सिलिकेट। भाई डाई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या है, Ca2SiO4। डाई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला है आपका Ca2SiO4 जो कि 26% होता है। फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट Ca3SiO5 51% होता है। और उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वो होता है आपका 11%। एक बार फिर से बताना, पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि Ca2SiO4 जो कि 26% रहेगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो कि आपका 51% रहेगा, और फिर आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो कि आपका 11% रहेगा। भाई इन सारी चीजों को अपने याद करना है, इतना बता दो फिर सेटिंग ऑफ सीमेंट एंड यूजेस बता के चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो भाई इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या पढ़ा, सीमेंट वाले पैराग्राफ के अंदर हमने कहा कि इंग्लैंड के अंदर जोसेफ नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा हुआ था, और ये जो पोर्टलैंड के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके तरह ही होता है, इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट भी हम इसको कहते हैं। इसको ऑब्टेन करने के लिए क्या चाहिए अपने को, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कैल्शियम कार्बन, ये CaO रिच यानी कि लाइम रिच अपने को सब्सटेंस चाहिए जिसके अंदर क्ले SiO2 और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन के ऑक्साइड होने चाहिए। उसके बाद हमने बोला था कि सिलिका और एल्यूमिना इनका जो रेशो है उसके अंदर 2.5 to 4% होना चाहिए, और फिर कैल्शियम का ऑक्साइड और ये सिलिका एल्यूमिनियम और आयरन के जो ऑक्साइड का रेशो अप्रोक्सीमेटली 2% होना चाहिए, 2 होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, बनाते कैसे, बनाने के लिए जो प्रोसेस थी सीमेंट बनाने की वो ये थी कि इसके लिए रॉ मटेरियल अपने को क्या क्या चाहिए था, लाइमस्टोन और क्ले चाहिए था जिसको हम स्ट्रांगली हीट करते थे, जिसको हम कौन सा सीमेंट कहते थे, स्ट्रांगली हीट करने के बाद फ्यूज हो जाता था, फ्यूज होने के बाद उसे हम कहते थे सीमेंट क्लिंकर। फिर उसके अंदर हम 2 से 3% का जिप्सम मिला देते थे, फिर उसके बाद आपका सीमेंट प्रोड्यूस हो जाता था। फिर उसके बाद हमने कहा था कि जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर वो कौन से होते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो कि 26% होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपका 55% होता है, और फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका 11% होता है। इंपॉर्टेंट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को आपने याद रखना। सेटिंग ऑफ सीमेंट एंड यूजेस हमारा लास्ट पॉइंट है, जल्दी से ले लेते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं, खुशी मनाते हैं। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट के अंदर अपने को क्या बोला है कि जब हम मिक्स करते हैं सीमेंट को वाटर के साथ, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पानी के साथ सीमेंट को अगर मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रखो फिक्स्ड हो जाता है, बस यही एक्सप्लेन करा इंग्लिश के अंदर। बोलते कि व्हेन सीमेंट को अगर हम पानी के साथ मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए उसको रख देंगे तो वो आपका क्या बन जाता है, तो थोड़ी देर के बाद वो फिक्स्ड हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, उसका मास मतलब हार्ड बन जाता है।
एंड ये किस वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट and their rearrangement. The purpose of the addition of gypsum is only to slow down the process of setting of cement so that it gets sufficiently hardened. अब देखो इसके अंदर पॉइंट क्या है भाई, सेटिंग ऑफ सीमेंट वाला बहुत ही आसान प्रोसेस है। पानी, सीमेंट ले लो, पानी डाल दो, सीमेंट के अंदर पानी डाल देंगे, जिसको जो शेप देना है दे दो, फट से वो फिक्स्ड हो जाता है थोड़ी देर के बाद। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत जिप्सम भी मिला देते हैं। अब थोड़ा बहुत जिप्सम मिलाने से होता क्या है, वो टीवी के अंदर ऐड नहीं आती क्या, सीमेंट के अंदर ये मिला दो मजबूती बनी रहेगी वगैरह। तो हम सीमेंट के अंदर जिप्सम इसलिए मिला देते हैं, उसके दो कारण है। देखो सीमेंट के अंदर अगर हम पानी डाल देंगे और सीमेंट के अंदर पानी डालने के बाद इमीडिएटली अगर फिक्स्ड हो गया, हमें जो शेप देना है उसको, वो शेप देने के पहले ही अगर सीमेंट फिक्स हो गया तो सीमेंट हमारा कोई काम का नहीं रहेगा, यूजलेस हो जाएगा। तो सीमेंट के अंदर जो फिक्सिंग की प्रोसेस स्लो डाउन होनी चाहिए और बराबर प्रॉपरली रीअरेंजमेंट होकर हार्डन स्ट्रक्चर उसका बनना चाहिए, इसलिए हम उसके अंदर थोड़ा सा जिप्सम भी मिला देते हैं भाई। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा, सीमेंट हैज बिकम द कमोडिटी यूजेस। यूजेस के अंदर बता रहे, क्या बताओ यार, यूजेस के अंदर आप ही को मालूम है सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ होता है। सीमेंट के अंदर घर कंस्ट्रक्शन, ब्रिज वगैरह ये सारी चीजें बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल होता है, वो आपका एक्सप्लेन किया गया यूजेस के अंदर, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद छोटा सा पॉइंट है लास्ट, वो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको सोडियम एंड पोटेशियम का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं बताया था, उस तरीके से ये पॉइंट भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान पॉइंट है, देखते आपको समझ जाएगा। 8, 9, 10 वाला पॉइंट है, कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर आने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना है, हमने चांस लेना नहीं है। तो गाइस यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी में से पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। चैप्टर मैंने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया इस वीडियो के अंदर। करीब करीब हमारा 8th वीडियो है आई थिंक, मेरे हिसाब से 8 वीडियो हमको लग गए एस ब्लॉक पढ़ाने के लिए। आप इससे अंदाजा लगा लो पी ब्लॉक के लिए कितने वीडियो लग जाएंगे। तो अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे पी ब्लॉक या फिर हाइड्रोजन, देखते कौन सा शुरू करना है, वो चैप्टर हम शुरू कर देंगे। और साथ ही में अगला चैप्टर के अंदर बाकी चीजें कंटिन्यू करने के पहले एक वीडियो मैं बना दूंगा, जिसके अंदर ये मैं पूरा चैप्टर आपको क्विक रिवाइज कर दूंगा 1 घंटे के अंदर। और वो रिवाइज करते समय आपके सामने एनसीईआरटी होनी चाहिए। मुझे पता चला कि कुछ लोगों के पास एनसीईआरटी है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि बगैर एनसीईआरटी अगर आपने मेरे एस ब्लॉक के वीडियो देख लिए तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इस बात को तुम याद रख लेना। एनसीईआरटी सामने रखना है, तभी अपने को एस ब्लॉक का ये वीडियो देखना है, उसके बगैर अगर आपने देख लिया तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इस बात को याद रखना। जितनी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट करके दी है वो इंपॉर्टेंट करके अपनी खुद की नोट्स बनानी है, और खुद के नोट्स बनाकर खुद ही के नोट्स में से अपने को फाइनली पढ़ना है। क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तब भाई आपके सामने इतना बड़ा बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं रहेगा, तब आपने एनसीईआरटी ले लेनी है और उसको पढ़ना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तब आपकी जो नोट्स रहेगी उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए थे फट से उसको क्विक रिवाइज मारो, चलो इतना ही अपने को करना है फाइनल टाइम पे। तो आज के वीडियो में इतना ही लेके इसको खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।